हे स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन इखलाक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, जहां पर आप मैथमेटिक्स को जो मुसीबत बनाए रखे हो उन्हीं को मोटिवेशन तक का सफर कराया जाता है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 का मैट्राइसेस, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। वो भी महज हम लोग 15 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन के सहारे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। वो सारे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जो बोर्ड के लिए एकदम जानदार शानदार होने वाला है, जहां पर हम लोग पूरा जीरो से लेकर के हीरो तक का लेवल को देखने वाले हैं। तो आइए बिना डिले किए हुए हम लोग क्लास 12 का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर पढ़ना क्या क्या है वो सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स क्या होता है, उनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो कॉलम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं, जैसे सुने होंगे आप कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सारी चीजें क्या क्या होते हैं। फिर मैट्रिक्स को जोड़ घटा गुना भाग करके देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ट्रांसपोज के बारे में बात करेंगे, जो मैट्रिक्स का कुछ ट्रांसपोज क्या होता है। साथ साथ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। इसी ट्रांसपोज के सहारे से हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को खत्म करते हुए चैप्टर को एंड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिनाई किए हुए। सबसे पहले बाबू कि मैट्रिक्स, ये भाई साहब ये मैट्रिक्स होता क्या है। याद रखना, कोई भी कंपोनेंट हो या कोई भी फंक्शन हो या कोई भी एलिमेंट हो, उसको याद रखना एक रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब जिसको, हाँ वही बिग ब्रैकेट जो है, उसके अंदर अगर सजा देना, इसके अंदर सजा दें, चाहे समझो यहाँ पर कोई भी 4 लेटर को इस बिग ब्रैकेट के अंदर सजा दिए, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होता, याद रखना। इसको चाहो तो आप ये लिख लो, या चाहो तो कोई संख्यात्मक वैल्यू रख लो ना, 1 2 3 4, ये भी आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैट्रिक्स में कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा उसको आगे के बारे में सोचते हैं हम लोग। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग चाहे तो इसका नाम ए रखेंगे। ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर का जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट जो भी है, एलिमेंट को हम लोग ऐसे सजाते हैं। ए आई जे जो है मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। इसके साथ साथ देखेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाता है। ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स जो है ना, कितना पीस है, उसको हम लोग सजावट के फॉर्म में लिखेंगे, उसी को उसका हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। या फिर कह सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखे होंगे, तो ये मैट्रिक्स को याद रखना, उसका m रो होते हैं और n कॉलम होते हैं, इसी को m बाई n फॉर्म में ही इसका ऑर्डर कहलाएगा। m बाई n फॉर्म जो होता है ना, इसी को मैट्रिक्स का हम लोग बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो ये रो कॉलम को पहले जानना होगा, फिर ऑर्डर अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। तो याद रखना, कोई भी अगर मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर है A11 A12 A21 A22, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब क्या कि यहाँ पर रो भी, यहाँ पर इसको रो बोलते हैं बाबू। ये जो आपका हॉरिजॉन्टली लाइन है, इस धरती के पैरेलल लाइन, ये आपका 2 पीस है, ये 1 और 2, ये इसका 2 पीस रो कहलाएगा। और ये जो आपका वर्टिकली लाइन है, ये जो है खड़ी लाइन 2 पीस है, तो एक यहाँ एक यहाँ, ये इसका कॉलम कहलाता है। ये आपका 2 लाइन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर वर्टिकली है, 2 जो है हॉरिजॉन्टली लाइन है, यही आपका रो और कॉलम कहलाता है। रो को हम लोग जो है m से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम लोग n से डिनोट करते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं, ये पहला रो में देखा जाए, इसको रो 1 जो है R1 में देखा जाए, R1 में, रो 1 में क्या क्या कौन कौन एलिमेंट है, तो 1 2 है। अगर R2 में देखा जाए कौन कौन है, तो 3 4 हो गया। अगर इसको अगर C1 C2 बोलिए, R1 R2 हो गया, ये आपका रो हो गया। कॉलम की बात करें तो कॉलम में जो है पहला वाला हो गया एलिमेंट इसका 1, दूसरा एलिमेंट C1 का एलिमेंट पहला ये, दूसरा ये। C2 की बात करेंगे, कॉलम सेकंड की बात करेंगे, कॉलम सेकंड का पहला वाला जो है एलिमेंट 2 होगा और दूसरा वाला एलिमेंट आपका 4 होगा। ये बात समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स जो होता है एक नॉर्मल सा, कह सकते हो फंक्शन को हम लोग एक बिग ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर एरे के अंदर उसको ऑर्डर कर देते हैं, सजा देते हैं, वो मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स में कितने कंपोनेंट होते हैं ना, उसका एक सजावट होता है। वो सजावट में कितने जो है वर्टिकली लाइन होगा और कितने जो हॉरिजॉन्टली लाइन होगा। याद है, खड़ी लाइन जो होती है वो कॉलम कहलाती है और सोई हुई लाइन जो होती है वो आपका रो कहलाती है। ये बात समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इसके जस्ट आगे बढ़े तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपके सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो इसी को लेके चलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो का मतलब ही होता है नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ये शुरू होते ही खत्म हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स क्या हुआ। इसके बाद अगर बात करें, जीरो मैट्रिक्स के बाद अगर बात करें, नाम ही से स्पष्ट है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बाबू, रो मैट्रिक्स नाम है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होते हैं, कॉलम कितना भी हो। देखो ना, इसके पास क्या है, एक ही पीस रो है, एक ही पीस रो है, तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसको, इसका ऑर्डर कितना होगा सर, एक जो है रो हो गया, कॉलम कितना पीस है, तो 1 पीस 2 पीस 3 पीस, तो 1/3 हो गया। ये कितने ऑर्डर का हो गया मैट्रिक्स, 1/3 ऑर्डर का। इसका मतलब याद रखना, इसमें हमेशा m जो होता है ना, n से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ऑलवेज याद रखना m जो होता है n से छोटा होता है। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा इसमें रो जो होता है, हमेशा रो की संख्या इसमें हमेशा 1 होती है, रो की संख्या हमेशा 1 होती है। इसी तरीके से बिल्कुल इसका अपोजिट है, बिल्कुल इसका अपोजिट वर्जन हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में क्या होगा, इसके पास कॉलम 1 पीस होगा और रो कितनों पीस हो सकता है। इसको पहले मैट्रिक्स में हम लोग रो बाय कॉलम लिखते हैं, तो रो कितने पीस हो गया, 1 2 और 3 पीस यहाँ पर रो हो गया इसका, ये 3 हो गया। और कॉलम कितने पीस है, 1 पीस कॉलम है तो 1। इसमें याद रखना, इसमें n जो होता है 1 होता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है बाबू, तो कॉलम मैट्रिक्स में याद रखना 1 पीस कॉलम होगा, और रो मैट्रिक्स में क्या होगा, तो रो मैट्रिक्स में
एक पीस रो होगा। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर बात करें तो वो हमारा सबसे वीवीआई है, वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब ही होता है बिल्कुल, हाँ, इसमें स्क्वायर जो पढ़ते थे हम लोग, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है। इसी तरीके से याद रखना कि रो और कॉलम दोनों की संख्या दोनों सेम होती है। चाहे इसको बोलेंगे, इसमें 2 पीस यहाँ पर रो हो गया, 2 पीस यहाँ पर कॉलम हो गया, तो इसको बोलेंगे 2x2 ऑर्डर। ये 3x3 ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे ये हो गया, नीचे वाला मैट्रिक्स सब दिख रहा होगा। इसको कुछ नहीं कहो, इसको कह सकते हो आप इसी के फॉर्मेट में, मतलब ये रो और कॉलम की संख्या समान है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब होता है कि डायगोनली पार्ट होगा, विकर्ण वाला डायगोनली पार्ट तो होगा। यहाँ आप गौर से देखोगे, डायगोनली पार्ट तो इसका होगा, लेकिन नॉन डायगोनल पार्ट जो है, मतलब डायगोनल के अलावा जो पार्ट है वो सब जीरो होता है। ठीक है, इसी को अगर अपडेट करा जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही इवॉल्व फॉर्म है आपका स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, डायगोनल में 1 2 3 डायगोनल पार्ट है। इसमें क्या होगा, ये भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन इसमें डायगोनली पार्ट क्या होता है, सेम होता है। याद रखिए, देखिए ना, 2 2 2 2 है। ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है, डायगोनली पार्ट सेम होती है। इसी को अगर आगे अपडेट और करो, यहाँ पर समझ सकते हो कि स्केलर मैट्रिक्स ही एक तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हो, एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है, जहां पर याद रखना हमेशा इसका डायगोनली पार्ट क्या होगा, 1 1 1 होगा। इसके 3x3 ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसको चाहे तो 2x2 ऑर्डर का भी बना सकते हो, 1 0 0 1। ये आपका हो गया 2x2 ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, इसके बारे में एक बार बता दूं, जैसे हम लोग कोई भी संख्यात्मक मान में 1 का जो वैल्यू होता है, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने से वही संख्या आंसर आती है। सिमिलरली कोई भी मैट्रिक्स है, इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इट सिर्फ वही मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर से याद रखना, मैट्रिक्स एक जो है ऑर्डर है, एक सजावट है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसमें उसका अपना एक वैल्यू होता है, एक डिटरमिनेंट तोड़ने का वैल्यू होता है। इसमें कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ एक सजावट है। इस समझ में आ गया हो गया। अर्थमेटिक्स के अंदर जैसे पढ़ते हैं, कोई दो भी संख्या को, अलजेब्रा को भी जैसे हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे मैट्रिक्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। तो हम लोग जैसे दो मैट्रिक्स लिया हूं मैं यहाँ पर, एक ए है, एक बी है, इसको मैं ऐड करके बता रहा हूँ, क्या इसका ऐड हो सकता है कि नहीं? इसका बिल्कुल ऐड हो सकता है। इसका आप चाहो तो माइनस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ऐड होगा वैसे माइनस होगा, खाली ऐड में ऐड कर देना होगा, माइनस में सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। इस चीजों को याद रखना। बोले सर ये कोई बात हुई? हाँ, बस यही बात है, ऐड में ऐड करेंगे, लेकिन किसको करेंगे वो सीखना है यहाँ पर। तो पहला एलिमेंट जो आपका है ना, इसका पहला एलिमेंट, इसके पहले एलिमेंट से ऐड करेंगे तो 5 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर इसी में होगा। 5 और 1 हो गया 6, 4 और 0 हो गया आपका 4, 3 और 2 हो गया आपका 5, और 2 1 हो गया 3। ये इसका आंसर हो गया बाबू। ठीक है, इसी तरीके से माइनस करना, दोनों का अब चाहो तो माइनस कर दो, दोनों का सेम टू सेम मैट्रिक्स में आंसर करेंगे। माइनस करो, 5 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा? 4, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 2 हो गया 1, और 2 माइनस 1 1 हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, सॉरी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट और ऐड आपका हो गया। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा रूप अलग है, रूप अलग है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसके पहले रो को ना पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा देखो करते क्या है, थोड़ा इसमें ध्यान रखना। ये आपका सीख गया है ना, तो मैट्रिक्स के सबसे कहोगे टफ पार्ट मैट्रिक्स का यही है, बस इसी को सीखना है आपको। जल्दी से देखो, 5 4 को 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, और फिर ऐड करेंगे। 5 1 का क्या हो जाएगा बाबू? 5 हो गया, प्लस 4 दूनी हो गया 8। इसी को फिर से इससे मल्टीप्लाई करो, आप इसके सेकंड कॉलम से करो। 5 0 करेंगे 0, और 4 1 को करेंगे तो 4। फिर इसी तरीके से इसका सेकंड रो को पहले कॉलम से करेंगे। 3 1 का 3, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 3 को 0 से करेंगे 0, 2 1 का हो जाएगा 2। इसको आप ऐड कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 8 5 हो गया आपका 13, 4 0 4, 3 4 7, और 2 0 2। यही आपका मल्टीप्लाई हो गया। मैं याद रखना, पहले वाले को रो में, दूसरी वाले को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। रो को कॉलम से, याद रखना, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया। इसके आगे अगर बात करो आप, सबसे आसान आपका है, याद रखना इसके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है, किसी दो संख्याओं को जोड़ना घटाना, जैसे सुना होगा आपने कि दो संख्या को अगर 2 और 3 को ऐड करें और 3 2 को ऐड करें, क्या बदवा सेम होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर सेम होता है। इसी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, या इसको हिंदी में क्रम विनिमय नियम भी बोलते हैं। तो किसको कौन फॉलो करती है या नहीं करती, उसी बात को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो एडिशन में देखा जाए तो कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करती है। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ो, a प्लस b को और b प्लस a को, ये बात को ये फॉलो करती है भाई। b प्लस a को ये जो है इसको फॉलो बिल्कुल करती है, यहाँ पर ये इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से एसोसिएटिव को ही फॉलो करती है। एसोसिएटिव को फॉलो करने का मतलब अगर दो को एक साथ ऐड करो और तीसरे को एक साथ अलग कर दो, या फिर याद रखना पहला का छोड़ दो और दूसरा तीसरा को कर दो, ये भी इसको फॉलो करती है। तो याद रखना कम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ पर ऐड में फॉलो करती है। इसी तरीके से क्या मल्टीप्लाई में फॉलो करती है? तो बिल्कुल इसका फॉलोअप नहीं होती है। मतलब ए बी का मल्टीप्लाई और याद रखना बी ए का मल्टीप्लाई के बराबर होगा, इसमें इसका फॉलोअर नहीं होता है। याद रखना मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता ना। कोई भी मैट्रिक्स में अगर याद रखना नल मैट्रिक्स को ऐड किया जाए, या फिर नल मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स को ऐड किया जाए, तो इसका वैल्यू सेम टू सेम उसी के बराबर आ जाती है। इसी तरीके से याद रखना बाबू, अगर मल्टीप्लाई में देखा जाए तो मल्टीप्लाई में ऐसा ही सीन है कि भाई साहब कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे, या आइडेंटिटी को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे, तो उसका वैल्यूएशन सेम होता है।
इसका वैल्यूएशन सेम होता है, इसलिए ये फॉलो करती है। ठीक है, इसके बारे में उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा समझ सकते हैं आप। इसके बाद मेन अगर फंक्शन की बात करें हम लोग, तो ये जो है हमारा ट्रांसपोज के बारे में, ट्रांसपोज बहुत ज्यादा वीवीआई है, इसके बिना कह सकते हो मैट्रिक्स बिल्कुल अधूरा है। ट्रांसपोज का मतलब ही होता है सर को पैर, पैर को सर बना देना। क्या याद रखोगे? सर को पैर, पैर को सर बना देना। मतलब सर अगर कोई मैट्रिक्स अगर 1 2 3 4 है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सबसे पहले इसका ट्रांसपोज के लिखने का तरीका है, याद रखना, उसकी a की पावर t बोलेंगे हम लोग, या चाहो तो a के ऊपर डैश बोलो, माइनस रहेगा तो इनवर्स बोलते हैं, सिर्फ डैश रहेगा तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज के लिए सीधा बताया कि यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तब होगा कि रो को कॉलम कर देना, कॉलम को रो कर देना, या फिर मैंने जो पहले बताया सर को पैर, पैर को सर बना देना। इसका मतलब a के पावर t, या फिर इसको बोलोगे a के पावर 1 या a डैश भी बोलो इसको। इसका वैल्यू क्या होगा? 1 2 जो था ना आपको, बस इसको ऐसे सेट कर दो, 1 2 है तो ये रो में था, इसको कॉलम में कर दो। ठीक है, 3 4 रो में था, 3 4 कॉलम कर दो। ये इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका ये ट्रांसपोज कहलाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। अब याद रखना, इसको ट्रांसपोज कर दे क्या होगा? इसका जो है नीब से लेकर के यहाँ पे इसका हेड आ गया यहाँ पर, और फिर इसको एक बार और अगर करें तो फिर वहीं पे पहुंच गया कि नहीं? मतलब किसी को सीधा को पलटा देंगे, पलटा को फिर पलटाएंगे तो सीधा हो जाएगा। इसका मतलब मैट्रिसेस को अगर ना किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे तो वो खुद आ जाता है अपने आप में। ठीक है, ए बी को ऐड करके ट्रांसपोज करो, या फिर सेकंड प्रॉपर्टी बताएगा, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करो, बात जो है सेम हो जाएगा। सॉरी, थर्ड प्रॉपर्टी ये होगा। ठीक है, सेकंड बात है, किसी में अगर स्केलर प्रोडक्ट यही होता है कि कोई भी संख्यात्मक मान अगर मल्टीप्लाई कर करके तब ट्रांसपोज करना है, या चाहो तो संख्या को अलग कर दो, ट्रांसपोज को अलग कर दो, ये चलेगा। याद रखना, ऐड के केस में ये जो है फॉलो अप करती है ए बी का सम करके ट्रांसपोज करना, या फिर अलग अलग करके सम करना। वीवीआई केस इसका यही होता है। जैसे ऐड में क्या करा मैंने, देख लिया आपने, ऐड में क्या किया, दो को ऐड करके ट्रांसपोज करो, या फिर अलग अलग करके ट्रांसपोज करके ऐड कर दो। इसमें लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं होता ऐसा। ए बी का होल ट्रांसपोज का वैल्यू हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसमें क्या होता है? उल्टा वैल्यू होता है। इसको जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखिएगा तो समझ में आएगा कि भाई साहब यहाँ पर बिल्कुल ये इसको फॉलो नहीं करती है। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इसका आंसर नहीं होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इसको प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है। उम्मीद है ये जो है आपका ट्रांसपोज वाला जो आपका सेक्टर था, सेगमेंट खत्म हो गया होगा। हम लोग चलते हैं आगे के फॉर्मेट में, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। याद रखना भाई साहब, पीछे जो हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पर ट्रांसपोज वाला सीन, वही ट्रांसपोज वाले का ही थोड़ा सा कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर है कि कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाए। ऐसा भी कोई मैट्रिक्स होता है जिसको सीधा को उल्टा दोगे ना, तब पर ये वही दिखेगा, सीधे की तरह दिखेगा। आई बात समझ में? अंडा वगैरह को उल्टा हो गया ना तो कैसा दिखता है? पता ही नहीं चलेगा कौन सीधा था कौन उल्टा था। अब जाहिर सी बात है, याद रखना 3D वाला जो ओवल शेप होता है उसमें नहीं पता चलता है। खैर मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी तरीके से कोई ऐसा मैट्रिक्स होता है इत्तेफाकन जो उसका ट्रांसपोज करो तो खुद के बराबर हो जाएगा, ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उल्टा जो होता है ना, बिल्कुल अपोजिट होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। खाली इसमें क्या होता है, उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाता है, लेकिन इसका खुद का ट्रांसपोज क्या होता है, उसके नेगेटिव के बराबर होता है। मतलब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, क्या कहलाएगा? ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, स्क्यू सिमेट्रिक। और ए ट्रांसपोज वाला ए ट्रांसपोज बराबर ए क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। इसी के बेसिस पे देखा जाए एक और बात जो हमारे लिए प्रूफ में आ जाते है कभी कभी कि यार याद रखना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ना हम लोग उसके सम में लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो खुद मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को सम करेंगे ना, ये आपको सिमेट्रिक को इंडिकेट करता है। सिमेट्रिक को माइनस कर देंगे तो स्क्यू को वो इंडिकेट करता है। या इसको चाहो तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर हाफ ऑफ सिमेट्रिक और हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक करोगे तो वो खुद मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। कि कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो हमारा लगभग ये लास्ट सेक्टर होगा, वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स का मतलब ये होता है किसी के पावर माइनस हो जाना। याद रखना, कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए बी आई के बराबर हो जाए या बी ए आई के बराबर हो जाए, तो याद रखना इसी को हम लोग ए इनवर्स बोलते हैं, या मैट्रिक्स का ये इनवर्स कहलाएगा। अगर एक मैट्रिक्स का पावर -1 तो वो इनवर्स कहलाएगा। इनवर्स के बारे में हम लोग डिटरमिनेंट में बहुत ज्यादा ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, कैसे निकलता है इनवर्स। इनवर्स निकालने का दो तरीका है, हम लोग जनरली डिटरमिनेंट में देखने वाले हैं। इसी तरीके से एक और बात बोली जाती है, ऑब्जेक्टिव में खास काम आता है, इनवर्टिबल ऑफ अ मैट्रिक्स। याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स पॉसिबल है ना, कोई मैट्रिक्स का अगर इनवर्स पॉसिबल है, अगर ए इनवर्स इसका अगर पॉसिबल है, यही इसका क्या कहलाएगा? इनवर्टिबल कहलाएगा। याद रखना, ठीक है। इसके बिहाफ पर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बनता है, उसका नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलर, या इसी को बोलते हैं हम लोग हुआ नॉन सिंगुलर। याद रखना, ये भी आपके अगले सेगमेंट की चीजें हैं जो पहले ही आपको कह सकते हो ट्रेलर में दे दिया गया है। कोई भी मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट में चेंजिंग करें और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाए, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में कन्वर्जन होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा उसको बाबू बोलते हैं हम लोग सिंगुलर। और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया, मतलब नॉन 0 आया, 1 2 3 4 माइनस कुछ भी वैल्यू हो, 0 के अलावा आया, तो वो कहलाएगा आपका नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट तोड़ेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया तो दैट इज कॉल्ड हमारा सिंगुलर, और अगर नॉन 0 आएगा तो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स निकालना हम लोग आगे के सेक्टर में देखेंगे। यहां तक जो आपका जो भी था क्विक रिवीजन था,
जिसमें हम लोग ने सारे सेगमेंट को देखा। ये थ्योरी है कि मैथ आपका स्क्रू ड्राइवर की तरह है, जिसमें अगर आप लोग बिल्कुल फॉर्मूला नहीं जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, तो मैथ्स बनना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं। तरीका से हर एक चैप्टर का आपका, जैसे मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ, आईटीएफ हो जाएगा, हर एक चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक रिवीजन में 15-15 मिनट के अंदर, महज 15 मिनट के अंदर ही हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अब जाहिर सी बात, क्लास 12 है, 12वीं क्लास में 15 मिनट नहीं दे सकते एक चैप्टर के लिए, जिसके लिए बच्चे जो है लगभग महीनों तक दौड़ते हैं इस चैप्टर सब के लिए, एक-एक चैप्टर पढ़ने के लिए। जैसे आपको मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, सब लेंथी चैप्टर है, इसके लिए महीनों-महीनों जो है हम लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में दौड़ते हैं, तब जाकर हम लोग उसके बारे में अपने कन्फर्स करते हैं। आपको सिर्फ 15 मिनट नहीं है, देख करके एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो रिवीजन हो जाएगा, और उस रिवीजन से सारा फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 50 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव का आंसर करना है। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल। आप लोग का इतना देर तक साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया, और जितना ज्यादा हो सके आप लोग इसको कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको किस चैप्टर का वीडियो में ज्यादा प्रॉब्लम होता है उसको बोलिए, इसके जस्ट बाद उस वीडियो को लाया जाएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।